अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहील सिद्दीकी है। मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछता हूँ, लेकिन आज का मेरा टॉपिक बहुत डिफरेंट है। जैसा कि आपको पता है, इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट आजकल बहुत ज़ेरे बहस है। सब लोगों का अपने अपने ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं इजराइल सही है, कुछ लोग कहते हैं पैलेस्टाइन सही है, लेकिन हकीकत में कौन सही है और कौन गलत है, ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आज से तकरीबन 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फर ने ब्रिटेन में मौजूद ज़ायोनिस्ट ज्यूइश मूवमेंट के हेड लायनल वॉल्टर को एक लेटर लिखा। लेटर बहुत शॉर्ट और सिंपल था, लेकिन ये वही लेटर था जो आगे आने वाले सालों में तनाव का बाइस बना। लेटर में लिखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पैलेस्टाइन में ज्यूज के लिए एक आजाद मुल्क बनाने के अपने पूरे हक में है और इस काम को करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना बेस्ट देगी और वहां पर रहने वाले नॉन ज्यूइश कम्युनिटीज, जिसमें मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे, उनके रिलीजियस और ह्यूमन राइट्स का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस लेटर का कंक्लूजन ये था कि यूरोप की एक आलमी ताकत ज्यूज को एक ऐसे मुल्क का वादा कर रही थी जहां पर पैलेस्टाइन के अपने लोगों की तादाद 90% थी। ये ब्रिटिश मैंडेट 1923 में बनाया गया और 1948 तक जारी रहा। इस पूरे अरसे में ब्रिटिशर्स ने ज्यूज को इमिग्रेशन की सहूलत फराहम करी। बहुत से ज्यूज यूरोप में नाजिज्म की वजह से भागते फिर रहे थे, उन्हें आए दिन स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ता था। इस टाइम के लोग अपने मुल्क की बढ़ती हुई आबादी और अपनी जमीनों को ज्यूज के हवाले करता देखकर बहुत परेशान थे। पैलेस्टाइन की इस बदलती हुई सूरत हाल ने अरब्स को गुस्सा दिलाया। अप्रैल 96 में अरब नेशनल कमेटी ने पैलेस्टाइन के लोगों को कहा कि वो अपने हक के लिए एहतजाज करें। पैलेस्टाइन के लोगों ने स्ट्राइक्स की, टैक्स देना बंद कर दिया, यहां तक कि ज्यूइश प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट होने लगा। ये स्ट्राइक्स तकरीबन 6 महीने चली और इन 6 महीनों की स्ट्राइक्स को ब्रिटिशर्स ने बहुत ब्रूटल तरीके से हैंडल किया। बहुत बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां हुई, पैलेस्टाइन के लोगों पर तशद्दुद तक किया गया, यहां तक कि उनके घरों को भी गिरा दिया गया, जो आज भी इजराइल कर रहा है। रिवॉल्ट का सेकंड फेज शुरू होता है 1937 के आखिर में, जिसमें पैलेस्टाइन के लोग ब्रिटिश आर्मी और कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। 1939 के सेकंड हाफ में ब्रिटिश आर्मी के 30,000 ट्रूप्स पैलेस्टाइन में एंटर करते हैं। एयर बॉम्ब गिराए जाते हैं, कर्फ्यू लगाया जाता है, यहां तक कि पैलेस्टाइन में जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम चलाते थे उनको भी कत्ल किया गया और बहुत से लोगों को गिरफ्तार तक किया गया। हम सब हमास के बारे में जरूर जानते हैं। हमास के बारे में आपने सुना भी होगा। बहुत से लोग हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और कुछ लोग हमास को मुजाहिदीन कहकर पुकारते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ब्रिटिशर्स ने ज्यूज के साथ मिलकर एक आर्म ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम रखा गया स्पेशल नाइट स्क्वाड। इसमें ज्यूज फाइटर थे और इनको ट्रेनिंग और असला दोनों ब्रिटिश आर्मी ही फराहम करती थी। इस अरसे के दौरान तकरीबन 5,000 पैलेस्टीनियन लोग शहीद हुए, 15,000 से 20,000 के करीब जख्मी हुए और 5,600 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये जो नंबर्स हैं ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, आप जाकर नेट पर इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 1947 में ज्यूज की पॉपुलेशन पैलेस्टाइन में 33% तक बढ़ गई थी, लेकिन वो पैलेस्टाइन की सिर्फ 6% जमीन के मालिक थे। इस बदलती हुई सूरत हाल को देखकर यूनाइटेड नेशन ने पैलेस्टाइन के पार्टीशन का प्लान बनाया और रेजोल्यूशन 181 अडॉप्ट किया। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक पैलेस्टाइन का पार्टीशन ज्यूइश स्टेट और अरब स्टेट में करने को कहा। इस प्लान को पैलेस्टीन के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस तरीके से 57% पैलेस्टाइन ज्यूइश स्टेट में कन्वर्ट हो जाना था और उस टाइम पैलेस्टाइन के लोग 94% पैलेस्टीन को ओन करते थे। 14 मई 1948 को ब्रिटिश मैंडेट की मियाद खत्म होने से पहले ही ज़ायोनिस्ट पार्लियामेंटेरियंस पूरी तरह से पैलेस्टाइन के गांव, कस्बों और शहरों को तबाह करने के लिए तैयार बैठे थे। अप्रैल 1948 में जेरूसलम के एतराफ में वाक़ डेर यासीन गांव में तकरीबन 100 से ज्यादा पैलेस्टीनियन लोगों को शहीद कर दिया गया और 1949 आने तक तकरीबन 500 से ज्यादा पैलेस्टीनियन गांव, कस्बों और शहरों को तबाह कर दिया गया, जिनको पैलेस्तीनी अपनी जबान में नागबा कहते हैं। ज़ायोनिस्ट मूवमेंट ने पैलेस्टाइन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया और 7,50,000 पैलेस्टीनियन लोगों को बेदखल किया गया और इस तरह 15 मई 1948 को इजराइल हजारों की तादाद में पैलेस्टीनियन लोगों को शहीद करके वर्ल्ड मैप पर अपीयर हो ही गया। अब इस सारी सूरत हाल के बाद अरब इसराइल जंग होती है, जिसमें इसराइल को आज तक एज अ विक्टिम दिखाया जाता है कि किस तरीके से 6 ममालिक ने इतने छोटे से मुल्क इसराइल पर हमला किया था, लेकिन वजह कोई नहीं बताता। वजह यही 1948 नागबा थी जो वजह बनी थी अरब इसराइल जंग की। दिसंबर 1948 में यूएन की जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन 194 पास किया जिसमें पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज की वापसी का मुतालबा किया गया। कम से कम 1.5 लाख पैलेस्टीनियन लोग इसराइल की नई बनने वाली रियासत में सख्त फौजी निजाम के तहत रहने लगे। अरब इसराइल वॉर के बाद इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया और 1950 में जॉर्डन ने
वेस्ट बैंक पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रूल शुरू किया। 1964 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का कायम अमल में आया और उसके एक साल बाद अल फतह सियासी जमात कायम हुई। 5 जून 1967 को इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन मिलकर इसराइल के साथ 6 रोजा जंग लड़ते हैं, जिसका इख्तिताम बहुत जल्द यानी 10 जून 1967 को हुआ, जिसके नतीजे में इसराइल एक बार फिर से वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम, सीरियन गोलान हाइट्स और इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला पर दोबारा से काबिज हो गया, जिसके नतीजे में एक बार फिर से फलस्तीनी लोगों को अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। आखिरकार फलस्तीन के लोगों का सब्र जवाब देने लगा और उन्होंने इसराइली जबर का सामना करने का फैसला कर लिया, जिसको इंतिफादा कहते हैं। पहला इंतिफादा दिसंबर 1987 में गाजा स्ट्रिप में उस वक्त हुआ जब फलस्तीनी मजदूरों को ले जाने वाली 2 वैनों से एक इसराइली ट्रक टकरा गया, जिसके नतीजे में 4 फलस्तीनी लोग शहीद हुए। नौजवान फलस्तीनियों ने एहतजाज के तौर पर इसराइली ट्रक और इसराइली सोल्जर्स पर पथराव करना शुरू करा, जिसके नतीजे में हमास तहरीक का कयाम अमल में आया। इस एक पथराव ने इसराइली आर्मी और उनके डिफेंस मिनिस्टर को इतना गुस्से में ला दिया था कि उन्होंने फलस्तीन के लोगों के खिलाफ ब्रेक देयर बोन्स पॉलिसी शुरू करी, जिसको शुरू करने वाले और कोई नहीं उस वक्त के इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर यित्ज़हाक रबिन थे। आखिर ये ब्रेक देयर बोन्स पॉलिसी थी क्या? ब्रेक देयर बोन्स पॉलिसी के तहत इसराइल ने फलस्तीनी लोगों का कत्लेआम, उनकी यूनिवर्सिटीज की बंदिश, उनके कारकुनान की मुल्क बदरी, यहाँ तक के उन लोगों के घरों को भी तबाह बर्बाद कर दिया, जो आज भी इसराइल कर रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन BTSalem के मुताबिक फर्स्ट इंतिफादा के दौरान इसराइली फोर्सेस के हाथों तकरीबन 1070 फलस्तीनी लोगों को शहीद किया गया, जिसमें बच्चों की तादाद 237 थी और 1,75,000 फलस्तीनी लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस इंतिफादा ने इंटरनेशनल कम्युनिटी पर यह प्रेशर डाला कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई हल निकालें। फर्स्ट इंतिफादा 1993 में उस वक्त एंड हुआ जब वाशिंगटन में ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुए और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी PA फॉर्म की गई। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी PA को यह वादा किया गया कि वो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर खुद मुख्तार हुकूमत करेगी। PLO ने इसराइल को 2 स्टेट सोल्यूशन के तहत एक्सेप्ट किया और बहुत मौसर तरीके से एग्रीमेंट साइन किए, जिसके तहत वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एरिया A जिसको पैलेस्टाइन कंट्रोल करेगा, एरिया B जिसको इसराइल और पैलेस्टाइन ज्वाइंट कंट्रोल करेंगे और एरिया C जिसको सिर्फ इसराइल कंट्रोल करेगा। इस तरह से वेस्ट बैंक का 60% कंट्रोल इसराइल के पास चला गया। ना सिर्फ वेस्ट बैंक का कंट्रोल इसराइल के पास था, बल्कि वाटर रिसोर्स का कंट्रोल भी इसराइल के पास ही था। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी PA से पैलेस्टाइन के लोगों को ये उम्मीद थी कि पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर हुकूमत करेगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पैलेस्टाइन के लोगों ने PLO को बहुत क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने हमारी आजादी का जो सौदा है वो इसराइल के हाथों कर दिया है। 1995 में इसराइल ने गाजा स्ट्रिप के गिर्द एक कंक्रीट वॉल और इलेक्ट्रॉनिक फेंस तामीर की। सेकेंड इंतिफादा 28 सितंबर 2000 में उस वक्त शुरू हुआ जब इसराइल की पॉलिटिकल पार्टी लाइकेड के एक मेंबर एरियल शेरोन ने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड का विजिट तकरीबन 100 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों के साथ किया और उन्हें जेरूसलम में डिप्लॉय कर दिया। इसके बाद फलस्तीनियन प्रोटेस्टर और इसराइली सोल्जर्स के दरमियान क्लैश हुआ, जिसके नतीजे में इसराइली सोल्जर्स ने 5 से ज्यादा फलस्तीनी लोगों को शहीद किया और तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसराइल ने पैलेस्टाइन अथॉरिटी के जेर इंतजाम जो एरियाज थे उन पर दोबारा से कब्जा कर लिया और एक कंक्रीट वॉल बनाई गई, जिसके नतीजे में पैलेस्टाइन लोगों की जो कॉलोनीज थी वो तबाह बर्बाद हो गई। इंटरनेशनल कम्युनिटीज के मुताबिक ये सेटलमेंट्स इलीगल थी, लेकिन हजारों की तादाद में ज्यूज मूव कर रहे थे फलस्तीनियों की छीनी गई जमीन की तरफ और वहां जाकर रह रहे थे और अपनी कॉलोनीज बना रहे थे। जब ऑस्लो अकॉर्ड साइन हुए थे उस वक्त तकरीबन 1,10,000 ज्यूज वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में रहते थे, लेकिन आज ये तादाद 7 लाख से ज्यादा है जो ज्यूज छीनी गई फलस्तीनी जमीनों पर काबिज हैं। 2004 में PLO के लीडर यासिर अरफात का इंतकाल हुआ और उसके 1 साल बाद ही सेकंड इंतिफादा खत्म हुआ। 1 साल बाद पैलेस्टाइन में जनरल इलेक्शन हुए और पैलेस्टाइन के लोगों ने पहली दफा वोट किया, जिसमें हमास ने अक्सरियत हासिल करी, लेकिन इसके बाद हमास और अल फतह के दरमियान एक सिविल वॉर छिड़ गई जिसमें कई मासूम लोग शहीद हुए। उसके बाद हमास ने अल फतह को गाजा स्ट्रिप से निकाल दिया और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की मरकजी जमात अल फतह ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर दोबारा से अपना कंट्रोल हासिल किया। जून 2007 में इसराइल ने हमास पर टेररिज्म का इल्जाम लगाया और गाजा पर लैंड, एयर और नेवल ब्लॉकेड लगा दिया गया। आज जो कुछ भी गाजा में हो रहा है वो कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ना ही इसराइल के लिए कोई नई बात है ये। इसराइल ने इससे पहले गाजा में 4 बार मिलिट्री हमले किए, जो 2008 में, 2012 में, 2014 में और 2021 में हुए। 2008 के हमलों में इंटरनेशनली बैन फास्फोरस गैस का भी इस्तेमाल किया गया, जिसको आज भी वेस्टर्न मीडिया बताने से कतराता है। इन हमलों के दौरान हजारों की तादाद में मासूम फलस्तीनियन लोग शहीद हुए और तकरीबन 10,000 से ज्यादा घरों को, ऑफिसेस को और स्कूल्स की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया।
इनको दोबारा से तामीर करना इसलिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इसराइल ने जो गाजा पर ब्लॉकेड लगाया था वो सीमेंट और स्टील को गाजा पहुंचने से रोकता था। 2014 में सिर्फ 50 दिनों के अंदर इसराइली फोर्सेस ने तकरीबन 2100 से ज्यादा फलस्तीनी लोगों को शहीद किया था, जिसमें 500 बच्चे शामिल थे और 1462 सिविलियंस थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसराइल की जानिब से प्रोटेक्टिव एज के नाम से किए जाने वाले हमलों में तकरीबन 1100 से ज्यादा फलस्तीनियन लोग जख्मी हुए, 20,000 के करीब घर तबाह हुए और 50 लाख लोग बेघर हो गए। यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन के पार्टीशन का प्लान बनाया तब जेरूसलम का कंट्रोल अपने पास ही रखा था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ये जगह मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज के लिए बहुत मुकद्दस है। वो इसलिए है क्योंकि मुस्लिम्स के लिए यहाँ मस्जिद अक्सा है जो हमारा किबला अव्वल है। ये वही जगह है जहाँ हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी। क्रिश्चियंस के लिए ये इसलिए मुकद्दस है क्योंकि उनका ये मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन इसी जगह पर गुजरा। ज्यूज भी अपनी इबादत वेलिंग वॉल के नाम से एक जगह है टेम्पल माउंट के अंदर, वहां पर करते हैं। बेसिकली जेरूसलम डिवाइडेड है दो हिस्सों में, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट जेरूसलम में ज्यादातर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं और वेस्ट जेरूसलम में इंटायरली ज्यूज लोग रहते हैं। पैलेस्टीनियन लोगों की पॉपुलेशन जेरूसलम में 40% तक है और ये ईस्ट जेरूसलम में रहते हैं, जहां पर इसराइल ईस्ट जेरूसलम के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज पर इन्वेस्ट ही नहीं करता। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। मान लीजिए आप और आपकी वाइफ ज्यूज है और आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको ऑटोमेटिकली इसराइल की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक मुस्लिम हो और आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सिर्फ एक जॉर्डन का पासपोर्ट और एक रेजिडेंसी स्टेटस मिलेगा, जो आपके किसी काम का नहीं है, बस आपका एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। 1948 नाकबा के दौरान जब पैलेस्टीनियन लोगों को शहीद किया जा रहा था तो जो पैलेस्टीनियन लोग वेस्ट जेरूसलम में रहते थे उनको वहां से निकाल दिया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो ईस्ट जेरूसलम या वेस्ट बैंक में जाकर रहें। कुछ पैलेस्टीनियन लोगों को तो मुल्क से ही निकाल दिया गया था। अभी लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक गाजा में एक हॉस्पिटल है अल अहली, जहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और पूरा हॉस्पिटल ही बम से उड़ा दिया गया। उस हॉस्पिटल में तकरीबन 500 मासूम लोग शहीद हुए। तो ये थी इजराइल और पैलेस्टाइन से जुड़ी हुई कुछ हकीकत। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको इस वीडियो में डिटेल में समझा सकूं कि इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट किस बात का है, ताकि फैसला आप खुद कर सकें कि कौन सही है और कौन गलत है। पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान हो, आपका इंसान होना काफी है, आपके अंदर इंसानियत होना काफी है, तो आपको पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उसका दर्द समझ में आएगा। आई सपोर्ट पैलेस्टाइन, आई स्टैंड विद पीस एंड आई सपोर्ट ह्यूमैनिटी। थैंक यू सो मच।